हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल द स्टडी बीकन। तो स्वागत है आपका। और आज का टॉपिक है राधा कृष्णन कमीशन, जिसको यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन भी बोला जाता है। ये जो कमीशन है ये 1948 से 1949 में इस्टेब्लिश हुआ था और इसका मेन फोकस था इंडिया के हायर एजुकेशन सिस्टम को इम्प्रूव करना, जो कि कॉलोनियल रूल के टाइम से काफ़ी आउटडेटेड था। तो आज हम इस कमीशन के डिटेल और इसके इम्पॉर्टेंट रिकमेंडेशंस पे बात करेंगे। वीडियो के एंड तक आपको पता चलेगा कि आज का एजुकेशन सिस्टम कैसे शेप हुआ, तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। तो यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन ही राधा कृष्णन कमीशन का पूरा नाम है। इसके चेयरपर्सन इसके नाम से पता चल रहा है कि राधा कृष्णन जी थे, जिनका पूरा नाम था डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। ये जो कमीशन था ये 14 नवंबर 1948 में अपॉइंट किया गया और इसने अपनी रिपोर्ट 25 अगस्त 1949 को दी। जब इंडिया को इंडिपेंडेंस मिली थी तब हमारा एजुकेशन सिस्टम क्या था, कॉलोनियल एरा का था, जैसा कि मैंने पहले बोला। और इसमें रिफॉर्म की बहुत ज़रूरत थी। ठीक है, रिफॉर्म्स की बहुत ज़रूरत थी। हायर एजुकेशन जो कि यूनिवर्सिटीज़ में होती थी उसका लेवल इंटरनेशनल स्टैंडर्ड से काफ़ी पीछे था। इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी को चेयरमैन बनाया गया इस कमीशन का। इसका ऑफिशियल नाम था यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन। 1948 से 1949 तक था, लेकिन इससे ज़्यादातर राधाकृष्णन कमीशन के नाम से भी जाना जाता है। कमीशन का काम था यूनिवर्सिटीज़ के सिस्टम को स्टडी करना और सजेस्ट करना कि एजुकेशन को क्वालिटी ड्रिवन, प्रैक्टिकल और यूज़फुल कैसे बनाएं। इसका जो इनॉग्रेशन था वो अब्दुल कलाम आज़ाद, जो उस टाइम के एजुकेशन मिनिस्टर हुआ करते थे, उन्होंने किया। ये इंडिपेंडेंट इंडिया का पहला कमीशन था जो फोकस करता था हायर एजुकेशंस पे। ठीक है, मेन ऑब्जेक्टिव्स की बात करें तो मेन ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या थे। सबसे पहले तो इम्प्रूवमेंट ऑफ यूनिवर्सिटी एजुकेशन, जो क्वालिटी है और जो रिलेवेंस है इसकी एजुकेशन की, उसको इन्हेंस करना था एक नए इंडिपेंडेंट कंट्री के लिए। उसी टाइम पे नया नया इंडिपेंडेंट हुआ था हमारा कंट्री। ठीक है, करिकुलम ओवरहॉल की बात करें तो रीस्ट्रक्चर कोर्सेज लेके आना जो रिफ्लेक्ट करते हैं मॉडर्न साइंटिफिक और डेमोक्रेटिक वैल्यूज़ को इंडिया की। एक्सपेंशन ऑफ यूनिवर्सिटीज़ की बात करते हैं ये तो इसमें क्या था कि नंबर ऑफ हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन को बढ़ा देना, ताकि जो भी ग्रोइंग डिमांड थी वो उस पर क्या कर सके, उसको मीट कर सके ये। ठीक है, उसके लेवल पे लाना था। जितनी डिमांड बढ़ती जा रही थी हायर एजुकेशन की, उस डिमांड को फुलफ़िल करना था। फिर था फोकस ऑन ह्यूमैनिटीज़ एंड साइंटिफिक रिसर्च, जो एजुकेशन है अक्रॉस ह्यूमैनिटीज़, साइंस और मॉडर्न डिसिप्लिन्स को इस्टेब्लिश करना। तो अब बात करते हैं कमीशन के सबसे पहले रिकमेंडेशन की, जिसकी हमने बात करी एम ऑफ एजुकेशन। इसमें ऑलराउंड डेवलपमेंट की बात करी गई है। इसमें बोला गया है कि एजुकेशन का पर्पस सिर्फ एकेडमिक्स तक सीमित नहीं होना चाहिए, बल्कि स्टूडेंट्स का ऑल राउंड डेवलपमेंट होना चाहिए। मतलब उनकी फ़िज़िकल, इंटेलेक्चुअल, इमोशनल और मोरल ग्रोथ का ध्यान रखा जाना चाहिए। उसके बाद सोशल और नेशनल डेवलपमेंट की भी इसमें बात की है कि जो एजुकेशन है उसको ऐसे डिज़ाइन करना चाहिए कि स्टूडेंट्स समाज और देश के डेवलपमेंट में एक्टिवली कंट्रीब्यूट कर सकें। इसका मतलब है कि स्टूडेंट्स को ऐसे वैल्यूज़ और स्किल्स से इक्विप करना चाहिए जो उन्हें समाज के वेलफेयर के लिए काम करने के लिए, समाज के लिए तैयार करे। इसमें साइंटिफिक और टेक्निकल एजुकेशंस पे भी जोर दिया गया। कमीशन ने स्ट्रांगली रिकमेंड किया इस पे कि साइंटिफिक
और टेक्निकल एजुकेशन को प्रमोट करा जाना चाहिए। इस स्टूडेंट्स के प्रैक्टिकल स्किल डेवलप होंगे जो आगे चलकर देश की इकोनॉमी को ग्रो करने में हेल्प करते हैं। इसलिए हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन को ऐसे सब्जेक्ट इंट्रोड्यूस करने चाहिए जो मार्केट के करंट डिमांड के हिसाब से हो। प्रिजर्वेशन ऑफ कल्चरल हेरिटेज की बात हुई। इसके साथ ही कमीशन ने कहा कि जो कल्चरल हेरिटेज है उसको प्रिजर्व करना एक इम्पॉर्टेंट एम है। इंडिया के स्टूडेंट्स को अपनी हिस्ट्री, ट्रेडिशंस और कल्चर के बारे में नॉलेज देना ज़रूरी है ताकि वो अपने रूट से कनेक्टेड रहें। अगला उन्होंने बोला कि मोरल और स्पिरिचुअल वैल्यूज़ भी होनी चाहिए। एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट माना है इसको, ठीक है। एजुकेशन का रोल ये भी होना चाहिए कि वो स्टूडेंट्स को मोरली स्ट्रॉन्ग बनाए, उनमें ट्रुथ, ऑनेस्टी, रिस्पेक्ट और काइंडनेस जैसी क्वालिटीज़ भी डेवलप हों। ये वैल्यूज़ उनके पर्सनल लाइफ के साथ साथ प्रोफेशनल लाइफ में भी काम आती हैं। प्रमोटिंग डेमोक्रेसी एंड सिटीजनशिप पर भी जोर दिया। उन्होंने बोला कि डेमोक्रेसी का मतलब समझना, अपने राइट्स और ड्यूटीज़ का पता होना और सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ का एहसास होना, ये सब चीज़ें एजुकेशन के थ्रू सिखाई जा सकती हैं। ये सारी चीज़ें राधा कृष्णन कमीशन ने एजुकेशन के एम में रखी, ठीक है। एम्स ऑफ एजुकेशन में बोला कि लाइफ का मीनिंग अंडरस्टैंड करना चाहिए, अपनी जो कैपेसिटी है एक सोलफुल लाइफ की थ्रू विजडम उसको अवेकन करना, सोशल फिलॉसफी फॉर इंस्टीट्यूशन को इंट्रोड्यूस करना, डेमोक्रेटिक पार्टिसिपेशन के लिए ट्रेनिंग प्रोवाइड करवाना, सेल्फ डेवलपमेंट की बात करी, कल्टिवेटिंग वैल्यूज़ लाइक मेंटल फेयरलेसनेस एंड इंटीग्रिटी की बात करी, कल्चरल हेरिटेज के साथ फेमिलियर करवाने की बात करी, वोकेशनल और प्रोफेशनल ट्रेनिंग की बात करी, अंडरस्टैंडिंग प्रेजेंट एंड पास्ट की बात करी। ये सारी चीज़ें हमने कर दी है, ठीक है। टीचिंग स्टाफ के बारे में बात करते हैं कि टीचिंग स्टाफ के बारे में क्या बोला, ठीक है। तो यहाँ पे बोला गया कि 4 कैटेगरीज के टीचर होने चाहिए: प्रोफेसर्स, रीडर्स, लेक्चरर्स और इंस्ट्रक्टर। प्रमोशन जब होगा एक कैटेगरी से दूसरी में, वो सोलली किस पे बेस्ड होगा? उनकी मेरिट पे बेस्ड होगा। यहाँ पे एज से कोई मतलब नहीं बोला गया, ठीक है। एज पे फोकस नहीं किया गया कि एज जिसकी ज़्यादा हो उसको उसको प्रमोशन मिले, ऐसी बात नहीं कही गई, जबकि मेरिट के बेस पे प्रमोशन की बात कही गई। जो कमीशन है उन्होंने हायर सैलरी और बेटर सर्विसेज की बात करी, जैसे प्रोविडेंट फंड को बेनिफिट करना, मतलब बेनिफिट मिलना प्रोविडेंट फंड का, अकोमोडेशन के लिए बेनिफिट मिलना, आवर ऑफ वर्क और लीव के लिए बेनिफिट मिलना। ये 4 कैटेगरीज़ के जो भी टीचर्स हैं उनके लिए ये सारे बेनिफिट होने चाहिए, इसके बारे में बात करी। अगला आता है स्टैंडर्ड ऑफ टीचिंग। बात करी कि जो एडमिशन का स्टैंडर्ड है वो मैच करना चाहिए इंटरमीडिएट एग्जामिनेशन लेवल को। जो आर्ट और साइंस फैकल्टी है उसके जो साइज़ की लिमिट है वो 3000 होनी चाहिए टीचिंग यूनिवर्सिटीज़ में, और 1500 होनी चाहिए एफिलेटेड कॉलेजेस में। इंक्रीज़ करना है वर्क डेज़ को 180 पर आवर, यानी कि हर साल में 180 दिन काम करना ही चाहिए। उसमें से भी जो एग्ज़ाम डेज़ हैं उसको एक्सक्लूड करके बोला गया कि एग्ज़ाम्स की डेट तो तुम छोड़ो, उस दिन तो आना ही आना है, उसके अलावा 180 दिन और तुमने काम करना है, ये कहा। जो रिफ्रेशर कोर्स है उसको ऑफ़र किया गया, लाइब्रेरी फैसिलिटीज़ को इन्हेंस करने के लिए कहा गया, क्वालिटी लैब्स और वर्कशॉप को इस्टेब्लिश करने के लिए कहा गया टीचर्स के लिए। जो ऑक्यूपेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं उनको ओपन करने के लिए बोला गया, और स्टडी के लिए अच्छी बुक्स के रिकमेंडेशंस बताई गई। जो इवनिंग कॉलेजेस होते हैं वर्किंग इंडिविजुअल्स के लिए, उसको टेस्ट करने के लिए कहा गया, मतलब कि एक टाइप से एक्सपेरिमेंट होना था कि
मॉर्निंग शिफ्ट अलग और इवनिंग कॉलेज अलग। मॉर्निंग शिफ्ट रेगुलर स्टूडेंट्स के लिए, इवनिंग कॉलेजेस जो वर्किंग इंडिविजुअल हैं, जो लोग काम करते हैं, ऑफिस जाते हैं, उनके लिए इवनिंग कॉलेजेस खोलने के लिए बोला गया। उसके बाद सेमिनार्स को कंडक्ट करने के लिए बोला गया ऐसे स्टूडेंट के लिए जो पोस्ट ग्रेजुएट हैं। ठीक है। कोर्सेज ऑफ स्टडी की बात करें तो जनरल एजुकेशन प्रिंसिपल नीड टू बी इंटीग्रेटेड टू बैलेंस द एक्सेसिव स्पेशलाइजेशन फाउंड इन इंटरमीडिएट डिग्री प्रोग्राम्स। देखिए, इनका जो फोकस था ये था कि कोर्स स्ट्रक्चर कैसा होना चाहिए ताकि स्टूडेंट्स को डाइवर्स और जो प्रैक्टिकल नॉलेज है वो मिल सके। तो डाइवर्सिफिकेशन के लिए सबसे पहली बात जो कमीशन ने रिकमेंड किया कि वो ये था कि करिकुलम काफ़ी डाइवर्सिफाइड होना चाहिए। डाइवर्सिफाइड होना चाहिए से मतलब है कि सिर्फ एक फील्ड या सब्जेक्ट पे फोकस नहीं होना चाहिए। यूनिवर्सिटीज़ को ह्यूमैनिटीज़, साइंस, सोशल साइंस, वोकेशनल सब्जेक्ट का मिक्स ऑफर करना चाहिए। ये डाइवर्सिफिकेशन इसलिए ज़रूरी था ताकि स्टूडेंट्स अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग कोर्सेज सेलेक्ट कर सकें, उनको होलिस्टिक एजुकेशन मिल सके। इंटीग्रेशन की बात करी गई वोकेशनल और टेक्निकल जो एजुकेशन है उसकी। इसमें बोला गया कि कमीशन ने बोला कि मॉडर्न ज़माने में जो भी प्रैक्टिकल स्किल की डिमांड है वो काफ़ी बढ़ गई है। उसको देखते हुए यूनिवर्सिटीज़ को ऐसे कोर्स को इंट्रोड्यूस करना चाहिए जो स्टूडेंट्स को प्रैक्टिकल और इंडस्ट्री स्पेसिफिक स्किल्स सिखा सकें। मतलब इंडस्ट्री स्पेसिफिक से मतलब है कि इंडस्ट्रीज़ में जो स्किल चाहिए वो स्किल्स इनको सिखानी है जो जॉब मार्केट में कॉम्पिटिटिव उनको बनाएगी। ये रिकमेंडेशन स्पेशली इंडिया की ग्रोइंग इकोनॉमी थी उसके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट था। जनरल और स्पेशलाइज्ड कोर्स के बीच में जो बैलेंस है उसके लेके भी बोला गया कि जनरल एजुकेशन का मतलब है स्टूडेंट्स को ब्रॉड बेस्ड नॉलेज देना जो उन्हें एक रिस्पॉन्सिबल स्टूडेंट और वेल राउंडेड पर्सन बनाए। इसके साथ ही स्पेशलाइज्ड एजुकेशन देना भी ज़रूरी है जिससे स्टूडेंट्स अपने स्पेसिफिक फील्ड में एक्सपर्टीज़ डेवलप कर सकें। ठीक है। इस बैलेंस से स्टूडेंट्स की ओवरऑल इंटेलेक्चुअल ग्रोथ होती है, हमें पता है, और उनमें अडेप्टेबिलिटी जो होती है वो डेवलप होती है। इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच के बारे में भी बोला गया कि डिफरेंट जो सब्जेक्ट्स हैं उसको इंटीग्रेट करके पढ़ाया जाए। जैसे हिस्ट्री के साथ जो कल्चर है और सोशियोलॉजी को है वो ऐड करना या साइंस के साथ एथिक्स को इंक्लूड कर देना, इस टाइप की चीज़ें सजेस्ट की गई। इससे स्टूडेंट्स एक वाइडर पर्सपेक्टिव उसको मिलता है स्टूडेंट्स को, किसी भी स्टूडेंट को, और वो चीज़ों को अलग एंगल से देखने की कोशिश करता है या उसको दिखाई देती हैं वो चीज़ें। अब उन्होंने फोकस किया ह्यूमैनिटीज़ और सोशल साइंसेस पे भी। ठीक है। उन्होंने मोरल और एथिकल एजुकेशन पे भी फोकस किया। ठीक है ना। अगला है पोस्ट ग्रेजुएट ट्रेनिंग एंड रिसर्च। तो जो कमीशन है उन्होंने हाईलाइट किया नीड फॉर इन्हेंस्ड फैसिलिटीज़ फॉर पोस्ट ग्रेजुएशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग। ठीक है। जो पीएचडी स्टूडेंट होंगे उनके वो क्या होगा, उनके पास कॉम्प्रहेंसिव अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए उनके सब्जेक्ट की, बोथ ब्रॉडली भी और डीपली भी। ठीक है। एक वाइडर एंगल में भी और इन डेप्थ भी उनको पता होना चाहिए अपने सब्जेक्ट के बारे में। यूनिवर्सिटी एजुकेटर्स जो हैं उनसे एक्सपेक्ट किया जाता है कि वो डेमोन्स्ट्रेट करें पंक्चुअलिटी को, एफिशिएंसी को और डेडिकेशन को अपने टीचिंग में। ठीक है। जिसके साथ ही उनमें कुछ इनोवेटिव आइडियाज़ और मेथड्स होंगे रिसर्च के। ठीक है ना। ये सारी चीज़ें पोस्ट ग्रेजुएट ट्रेनिंग और रिसर्च के बारे में बोली गई। प्रोफेशनल एजुकेशन के बारे में बोला कि इनके इम्प्रूवमेंट के लिए क्या क्या चीज़ें बोली। तो पहले तो प्रायोरिटी दी गई एग्रीकल्चर एजुकेशन की रूरल एरियाज़ में। ठीक है। रूरल एरियाज़ में एग्रीकल्चर एजुकेशन को प्रायोरिटी दी। और जो अपडेटेड कोर्सेज़ हैं
जो एम्फेसाइज करते हैं प्रैक्टिकल ट्रेनिंग और असेसमेंट को, उसको एम्फेसाइज किया गया। अपडेटेड कोर्सेज जो है एम्फेसाइजिंग प्रैक्टिकल ट्रेनिंग और असेसमेंट को, उनको क्या किया गया, रिकमेंड किया गया। प्रैक्टिकल वर्क अपॉर्चुनिटीज़ जो है कॉमर्स स्टूडेंट के लिए वो बोली गई। ज़्यादा इंजीनियरिंग स्कूल्स को खोलने की बात की गई। ठीक है, उसके बाद 3 साल का जो लॉ डिग्री ऑफ़र किया गया सेपरेटली फ्रॉम अदर डिग्री कोर्सेज विथ एक्सेप्शन फॉर एडवांस स्टूडेंट। ठीक है, 3 साल का लॉ डिग्री ऑफ़र किया गया सेपरेटली। ठीक है, हमें पता है डिग्री 2 साल की होती है, ये होती है, बट लॉ की डिग्री 3 साल की बोली गई। ठीक है ना। उसके बाद जो मेडिकल कॉलेज हैं उनका जो एडमिशन है वो लिमिटेड किया गया 100 तक। ठीक है, अवेलेबल स्टाफ और इक्विपमेंट के अकॉर्डिंग। रिलीजियस एजुकेशन के बारे में क्या बोला गया देखते हैं। ये टॉपिक काफ़ी सेंसिटिव होता है, लेकिन कमीशन ने इस पे काफ़ी बैलेंस्ड और थॉटफुल रिकमेंडेशन दी थी। सेक्युलर अप्रोच के बारे में बोला था। ठीक है, ये रिकमेंडेशन दी थी कि इंडिया एक मल्टी रिलीजियस कंट्री है, जहाँ जो रिलीजन है अलग अलग वो को एग्जिस्ट करते हैं। ठीक है, कई सारे रिलीजन्स को एग्जिस्ट करते हैं, हमें पता है, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, क्रिश्चियन। हाँ, क्रिश्चियन और ईसाई की होता है, बट जैन्स वगैरह सारे अलग अलग टाइप के रिलीजन हैं जो को एग्जिस्ट करते हैं। इसलिए एजुकेशन सिस्टम का रोल सब रिलीजन के रिस्पेक्ट करते हुए हर स्टूडेंट को एक न्यूट्रल और एक सेक्युलर एनवायरनमेंट प्रोवाइड कराना है। ठीक है, यहाँ पे बोला गया कि एजुकेशन इंस्टीट्यूशन को इनकॉर्पोरेट करना है साइलेंट मेडिटेशन को अपने डेली रूटीन में। जो फर्स्ट ईयर स्टूडेंट्स हैं उनको जो प्रोमिनेंट रिलीजियस लीडर्स हैं उनकी लाइफ को के बारे में पढ़ना है। सेकेंड ईयर स्टूडेंट को इनकरेज किया गया कि एग्जामिन करें यूनिवर्सल थीम को जो वर्ल्ड स्क्रिप्चर्स में है। फिर जो फोकस है थर्ड ईयर स्टूडेंट का वो सेंटर वो होना चाहिए की इशू विद इन द फिलॉसफी ऑफ रिलीजन। ठीक है, रिलीजन की फिलॉसफी के ऊपर ये चीज़ें अलग हैं, लेकिन एक और इंटरेस्टिंग रिकमेंडेशन ये थी कि स्टूडेंट को कंपैरेटिव रिलीजन का स्टडी है वो करने का ऑप्शन दिया जाए। मतलब स्टूडेंट को अलग अलग रिलीजन के बेसिक टीचिंग और फिलॉसफीज़ के बारे में नॉलेज मिलना चाहिए, जैसे कि अभी हमने बात करी। इससे स्टूडेंट्स को क्या होता है, एक ब्रॉडर पर्सपेक्टिव मिलता है और वो अपने आसपास के डाइवर्स कल्चर्स और रिलीजन्स को बेटर से समझ पाते हैं। मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन की बात करी कि जो फेडरल लैंग्वेज है वो इन्वॉल्व होगी बाय इनकॉर्पोरेटिंग डाइवर्स सोर्सेज एंड रिटेनिंग वोकेबलरी फ्रॉम वेरियस इंडियन लैंग्वेजेस। ठीक है, जो की पॉइंट्स है उसमें बोला गया इफेक्टिव इंटीग्रेशन जो है बोरोड टर्म और साइंटिफिक टर्मिनोलॉजी का वो इसेंशियल बताया गया। हायर एजुकेशन जो है वो फोकस करेगी रीजनल लैंग्वेज में और इंग्लिश में, जो एम करता है शिफ्ट टू इंडियन लैंग्वेज एक्सक्लूडिंग संस्कृत ड्यू टू चैलेंजेस। ठीक है, तो अब हमें पता है क्योंकि हमारी कंट्री में काफ़ी डाइवर्स लैंग्वेजेस बोली जाती हैं, तो इंडिपेंडेंट के लिए ये सवाल काफ़ी इम्पोर्टेंट था कि मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन यानी कि शिक्षा देने का जो माध्यम है वो कौन सी लैंग्वेज में होना चाहिए। ठीक है, तो इंग्लिश एज मीडियम फॉर हायर एजुकेशन, तो सबसे पहला रिकमेंडेशन यही था। इंग्लिश एक ग्लोबल लैंग्वेज थी और है अभी भी, और रिसर्च, साइंस, टेक्नोलॉजी जैसे सब्जेक्ट में दुनिया भर की रिसोर्स बुक्स और जर्नल काफ़ी हद तक इंग्लिश में अवेलेबल थे। इसका मकसद ये था कि स्टूडेंट्स ग्लोबल स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग क्या करें, compete कर सके, इसलिए इंग्लिश को मीडियम ऑफ हायर एजुकेशन बोला गया। ठीक है ना, अभी भी हम जाते हैं BSc हो, MSc हो, कोई भी हायर एजुकेशन है, BTech हो, कुछ भी हिंदी में नहीं होता, इंग्लिश में ही हायर एजुकेशन होती है। ठीक है, मेनली इंग्लिश में ही हायर एजुकेशन होती है। ठीक है ना, क्योंकि नॉलेज और डेवलपमेंट को एक्सेस करने में कोई भी लैंग्वेज बैरियर ना हो, बच्चों को ना फेस करना पड़े, इसके लिए ये किया गया।
ग्रेजुअल इंस्ट्रक्शन जो है वो रीजनल लैंग्वेज में दिया जाएगा। ठीक है, मतलब जो सब्जेक्ट इंडियन कॉन्टेक्स्ट में ज़्यादा रिलेवेंट है, जैसे हिस्ट्री, कल्चर, लॉ, लिटरेचर, इन्हें जो है रीजनल लैंग्वेजेस में भी पढ़ाया जा सकता है। ये रिकमेंडेशन दिया गया ताकि स्टूडेंट अपने रीजनल लैंग्वेज और कल्चरल रूट से जुड़े रहें, उन्हें हायर एजुकेशन एक्सेस करने में लैंग्वेज बैरियर फेस ना करना पड़े। 2 लैंग्वेज फार्मूला बोला गया, इंग्लिश इंटरनेशनल और साइंटिफिक कम्युनिकेशन के लिए, रीजनल लैंग्वेज अपने कल्चरल कॉन्टेक्स्ट और लोकल सब्जेक्ट को समझने के लिए। ये फार्मूला जो है ये स्टूडेंट्स को ग्लोबली कनेक्टेड रखता है, साथ ही अपने देश की लैंग्वेज को भी प्रमोट करता है। एग्जामिनेशन की बात करते हैं। ठीक है, एग्जामिनेशन के बारे में जो हमारा राधा कृष्णन आयोग है उन्होंने क्या क्या रिकमेंडेशन दी। तो कमीशन ने एग्जिस्टिंग एग्जामिनेशन सिस्टम की काफ़ी आलोचना की, उसको काफ़ी क्रिटिसाइज़ किया। उन्होंने कहा कि ये सिर्फ मेमोरी बेस्ड लर्निंग को प्रमोट करता है, जिसमें स्टूडेंट्स का मेन फोकस जो है वो रट्टा मारना होता है। ठीक है, अभी भी होता है, पर उस टाइम का एजुकेशन सिस्टम भी कई हद तक जो एग्जामिनेशन सिस्टम है वो रट्टा मारने पे फोकस कर रहा था ताकि एग्ज़ाम क्लियर हो बस। कमीशन ने इस सिस्टम को अनरियलिस्टिक और आर्टिफिशियल बोला था, क्योंकि ये स्टूडेंट्स की एक्चुअल अंडरस्टैंडिंग या प्रैक्टिकल स्किल्स को असेस नहीं करता था। इस सिस्टम से स्टूडेंट्स सिर्फ मार्क्स के पीछे भागते हैं और उनके अंदर ट्रू नॉलेज या क्रिएटिविटी डेवलप नहीं हो पाती। तो इस प्रॉब्लम का सलूशन देने के लिए कमीशन ने रिकमेंड किया जो एग्जामिनेशन सिस्टम है उसको एकदम एंड मोमेंट असेसमेंट ना बनाकर कंटिन्यूस इंटरनल असेसमेंट मॉडल फॉलो करना चाहिए। इस मॉडल में बोला कि साल भर स्टूडेंट्स जो भी प्रोग्रेस है स्टूडेंट की वो अलग अलग एक्टिविटीज़ के थ्रू एसेस किया जाएगा, जैसे कि असाइनमेंट होंगे, क्लास में जो पार्टिसिपेशन है वो होगा, सेमिनार्स होंगे, प्रैक्टिकल वर्क होंगे। इन सब से स्टूडेंट्स के रेगुलर लर्निंग और प्रोग्रेस का पता चलेगा। जो एग्ज़ाम है उसका स्ट्रेस बहुत कम होगा। लास्ट मोमेंट अगर साल में बस एक बार एग्ज़ाम हो रहा है तो उससे काफ़ी स्ट्रेस तो जनरेट होता ही है, इंसान बस रट्टाफिकेशन करके आता है और कुछ नहीं। ठीक है, अब बात करी उन्होंने शिफ्ट करने की थ्योरेटिकल से प्रैक्टिकल की तरफ को। ठीक है ना, प्रैक्टिकल वर्क और स्टूडेंट्स की एप्लीकेशन को नॉलेज जो एप्लीकेशन ऑफ नॉलेज है उसको भी एग्जाम सिस्टम का पार्ट बनाना ज़रूरी है। इस स्टूडेंट की प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल और एनालिटिकल थिंकिंग डेवलप होनी चाहिए। प्रैक्टिकल एग्ज़ाम का फोकस सिर्फ साइंस सब्जेक्ट तक ही नहीं होना चाहिए, ठीक है, बल्कि सोशल साइंस और ह्यूमैनिटीज़ जैसे सब्जेक्ट में भी प्रैक्टिकल एक्सपोजर देना चाहिए। इसके बारे में बात करी गई। कमीशन ने ये भी रिकमेंड किया था कि जो एग्जामिनेशन का फॉर्मेट है वो फ्लेक्सिबल होना चाहिए। सिर्फ रिटन एग्ज़ाम के थ्रू असेस करना अप्रोप्रिएट नहीं माना उन्होंने। अलग अलग असेसमेंट का मेथड उन्होंने बोला, जैसे कि ओरल एग्ज़ाम, जो वाइवा वॉइस होता है, जो प्रैक्टिकल असेसमेंट होता है, कंटिन्यूस इवोल्यूशन होता है, ये सारी चीज़ों की बात करी। इस फ्लेक्सिबिलिटी से जो स्टूडेंट्स हैं उनकी डिफरेंट स्किल्स को असेस किया जा सकता है और एग्ज़ाम सिस्टम का प्रेशर भी थोड़ा रिड्यूस कर सकते हैं। जो फोकस है वो रिसर्च और क्रिएटिव थिंकिंग पे उन्होंने डाला। ठीक है ना, 3 ईयर का स्टडी पीरियड रिक्वायर्ड है या उसकी रिक्वायरमेंट है ताकि पहली डिग्री ऑब्टेन कर सके। जो कंसिस्टेंट और एलिवेटेड पासिंग स्टैंडर्ड है अक्रॉस यूनिवर्सिटीज़ वो 70% प्लस फर्स्ट क्लास, 55 to 69% फॉर सेकेंड क्लास एंड द मिनिमम ऑफ 40% फॉर थर्ड क्लास रखा गया था उस टाइम पे। स्टूडेंट देयर एक्टिविटीज़ एंड वेलफेयर, यानी स्टूडेंट की एक्टिविटीज़ और वेलफेयर पे क्या बात करी। 2 ईयर ऑफ फिज़िकल एजुकेशन और यहाँ पे मस्ट मतलब एक तरीके से कंपलसरी करा गया कि वो 2 साल का फिज़िकल एजुकेशन कंप्लीट करें, एक्सेप्ट इफ़ फिज़िकली वो अनफिट है या वो एनसीसी में है, क्योंकि एनसीसी वाले तो वैसे ही फिज़िकल एजुकेशन मतलब उनका रहता है। जो हॉस्टल है उसमें क्या हो 50 स्टूडेंट पर ब्लॉक से ज़्यादा नहीं होने चाहिए। ठीक है,
और यूनिवर्सिटी यूनियन जो हैं वो मोस्टली फ्री होनी चाहिए पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ से। स्टेब्लिश एन एडवाइजरी बोर्ड फॉर स्टूडेंट वेलफेयर इन यूनिवर्सिटीज़ लैकिंग सच अ कमिटी। ठीक है, ऐसी कमेटी नहीं थी तो उन्होंने एडवाइजरी बोर्ड को रख दिया। वुमेन्स एजुकेशन, फीमेल स्टूडेंट शुड बी सपोर्टेड इन सिक्योरिंग देयर रोल्स इन सोसाइटी एज सिटीजन एंड वुमेन विद कॉलेज प्रोग्राम डिज़ाइन टू फैसिलिटेट दिस। इस टाइप के कॉलेज के प्रोग्राम बनाए गए कि वुमेन स्टूडेंट जो हैं वो अपना रोल जो सोसाइटी में है उसको सिक्योर करे एज ए सिटीज़न। ठीक है ना। जो मेन है मिक्स्ड कॉलेजेस में वो इनकरेज किया जाए उनको कि वो अपहोल्ड करें स्टैंडर्ड को कर्टेसी और सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के। Constitution and control. University education should be included the concurrent list of Indian constitution. Central government's role should be focused on financial support में होना चाहिए, coordination of facilities for special subject में होना चाहिए, adaptation of national policies में होना चाहिए और minimum standard जो होते हैं administration में उसको ensure करना चाहिए। फाइनेंस की बात करें तो यूजीसी यहाँ पे इस्टेब्लिश करी जाए ताकि वो एलोकेट करे ग्रांट को यूनिवर्सिटीज़ के लिए। ठीक है, यूजीसी यानी कि यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन जो क्या करती है, ग्रांट देती है यूनिवर्सिटीज़ को, ग्रांट एलोकेट करती है। ठीक है, उस कमीशन को इस्टेब्लिश करने की बात करी गई। रूरल यूनिवर्सिटीज़ के बारे में बोले, स्पेशल जो अटेंशन है वो जो हायर एजुकेशन है ये रूरल एरियाज़ में उसको डेवलप करने के लिए ध्यान देना चाहिए, ये कहा गया। तो इस कमीशन के सजेशंस ने इंडिया के हायर एजुकेशन सिस्टम को ट्रांसफॉर्म करने में इम्पॉर्टेंट रोल प्ले किया। आज भी हमारे एजुकेशन जो पॉलिसीज़ हैं उस पर इसका असर दिखाई देता है। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब ज़रूर करें। Thanks for watching.